और अब बात करेंगे महासंग्राम 2024 की। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों ने कमर कस ली है। प्रत्याशी जीत की जुगत में जुट चुके हैं। कई उम्मीदवार पूजा पाठ और ज्योतिषाचार्य की सलाह को खूब अहमियत देते हैं। नामांकन के शुभ मुहूर्त का भी विशेष ध्यान रखते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 543 सीटों पर 7 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। प्रत्याशियों ने जीत का हर जतन शुरू कर दिया है। बहुत से प्रत्याशी नक्षत्रों का ध्यान रखते हुए शुभ मुहूर्त में नामांकन पत्र दाखिल करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन होलाष्टक में नामांकन अटक चुका है। पहले चरण में कुल 12 सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव होंगे। इसके लिए 7 लोकसभा क्षेत्रों से 9 प्रत्याशियों ने नामांकन किए हैं। वहीं 5 लोकसभा क्षेत्रों में अभी एक भी नामांकन नहीं हुआ है, जिसका सबसे बड़ा कारण होलाष्टक माना जा रहा है, जो 17 मार्च से शुरू हुए थे और 24 मार्च तक रहेंगे। मान्यता है कि 8 दिनों तक ग्रहों का स्वभाव उग्र रहता है, इसीलिए इस दौरान शुभ और नए कार्य टाले जाते हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले अधिकतर प्रत्याशी 26-27 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगे। पंडित अमित व्यास बताते हैं कि किसी भी शुभ कार्य की सफलता में मुहूर्त का फर्क पड़ता है, जो सभी कार्यों में सिद्धिदायक सिद्ध होता है। वो 22 मार्च से 28 मार्च का पहला फेज है, जिसमें 3 मुहूर्त निकलते हैं जो कि काफी शुभ हैं। वो है 25 मार्च, 27 मार्च और 28 मार्च। चूंकि 25 मार्च को होली होने की वजह से, धुलंडी होने की वजह से हो सकता है व्यवहारिक रूप से आप उस कार्य को संपन्न नहीं कर पाए, मगर 27 मार्च को बुधवार है, शुक्रवार है। ऐसी स्थिति में 11 बजे से लेके और 12:30 बजे तक आप नामांकन भर सकते हैं। दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होगा। उस दिन 13 सीटों पर वोटिंग होगी। ज्योतिषाचार्य अमित व्यास के मुताबिक दूसरे चरण के लिए 29 मार्च से 4 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। जो दूसरे चरण का लोकसभा का जो चुनाव होगा, उसके लिए तिथि दी गई है 29 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में। तो ऐसी स्थिति में जो लोग दूसरे फेज में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उन व्यक्तियों के लिए जो तारीख निर्धारित की गई है वो है 1 अप्रैल, 3 अप्रैल और 4 अप्रैल। ज्योतिषाचार्य अमित व्यास के मुताबिक अच्छे नक्षत्र में शुभ मुहूर्त में फॉर्म भरा जाए तो जीत की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नामांकन प्रक्रिया के बाद 8 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। 26 अप्रैल तक दूसरे चरण के मतदान की गणना होगी। मतगणना के बाद 4 जून तक रिजल्ट घोषित होगा और 6 जून तक चुनाव संपन्न हो जाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। तो वहीं बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी राममय हो चुके हैं। लोकसभा सीट से नामांकन करने से पहले मांझी श्री राम की शरण में अयोध्या पहुंचे। मांझी पहले श्री राम को काल्पनिक बताते थे, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। जीतन राम मांझी न सिर्फ जय श्री राम के उद्घोष कर रहे हैं, बल्कि नामांकन से पहले अयोध्या धाम में श्री राम का आशीर्वाद लेने वाले बिहार के पहले नेता भी बन गए हैं। देखिए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी अब राममय हो चुके हैं। मांझी का हृदय परिवर्तन हो गया है। कभी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले मांझी रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे। रवाना होने से पहले मांझी ने एक तस्वीर शेयर की और लिखा, रामलला दर्शन के लिए निकल चुका हूं, अगली मुलाकात अयोध्या में होगी, जय श्री राम। बता दें, जीतन राम मांझी 28 मार्च को गया लोकसभा सीट से नामांकन करने वाले हैं, लेकिन नॉमिनेशन से पहले मांझी रामलला का आशीर्वाद ले रहे हैं। 2 दिन पहले ही गया में अपने समर्थकों के बीच मांझी ने कहा था कि परिवार वालों की राय बनी कि अयोध्या में पूजा करने के बाद ही नामांकन करेंगे।
लेकिन हमारी पत्नी है, हमारी बेटी है, हमारी बहू है, हमारा बेटा जो संतोष है 9 दिन नवाज करता है, एकदम नींबू पानी में रहता है, चल जाएंगे। तो उन लोगों का मन हुआ कि पूजा करके ही नॉमिनेशन किया जाए। राममय हुए जीतन राम मांझी बताते हैं कि अयोध्या धाम के बनने से आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों तरह से लाभ मिल रहा है। अनेक एंगल होता है। आज अयोध्या जो बन गई है, अयोध्या सिर्फ रामलला ही वहाँ नहीं विराजे, रामलला के विराजने से आज अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट पॉइंट बन गया है। लाखों लाख लोगों को वहाँ पर रोजी मिलने जा रही है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने पहले कहा था कि रामायण की कहानी सत्य पर आधारित नहीं है। श्री राम महापुरुष थे, वह इस बात को भी नहीं मानते थे। उन्होंने कहा था कि रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है, पर अब मांझी श्री राम की शरण में हैं। वे बिहार के ऐसे पहले नेता हैं जो अयोध्या में श्री राम का दर्शन करके नामांकन करेंगे। विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने तो पहले ही अयोध्या जाने से मना कर दिया है। चुनावी मौसम में मांझी के राममय होने पर भी सियासत बेहद गर्म होने वाली है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और गया से एलन लिली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और राजनांदगांव से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी हैं, जिनका एक बयान न सिर्फ बघेल बल्कि पूरी पार्टी के लिए प्रदेश में मुसीबत बनती चली जा रही है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लोकसभा चुनाव में जीत के लिए जोर लगा रही है। इसी बीच बघेल के बयान के बाद पार्टी में उनके खिलाफ बगावती तेवर भी दिख रहे हैं। क्या है वो बयान, देखिए। ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस में स्लीपर सेल घुस गए हैं। ये बयान पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने नहीं दिया, बल्कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे भूपेश बघेल ने दिया है, जो उनके गले की फांस भी बन गया है। स्लीपर सेल वाला बयान देकर बघेल पार्टी के भीतर तो घिर ही रहे हैं, बाहरी मोर्चे पर भी बीजेपी भी सवाल उठा रही है। पार्टी पूछ रही है कि क्या कांग्रेस में आतंकवाद, नक्सलवाद घुस गया है। स्लीपर सेल तो उन्हें भी कहा जाता है। भूपेश बघेल को साफ करना चाहिए कि स्लीपर सेल कौन है। कांग्रेस में कई नेता असंतुष्ट हैं, तो क्या वो स्लीपर सेल हैं? वो स्लीपर सेल कौन है और स्लीपर सेल की परिभाषा क्या होती है? स्लीपर सेल को आतंकवादी कहा जाता है, स्लीपर सेल को देश विरोधी कहा जाता है। तो ये क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर पार्टी के खिलाफ काम करने वाले आतंकवादी आ गए? और इनमें किसका नाम हो सकता है? क्या वो टी.एस. सिंहदेव जी को बोल रहे हैं? क्या वो चरणदास महंत जी को बोल रहे हैं? क्या मोहन मरकाम जी को बोल रहे हैं? या हो सकता है दीपक बैज जी को बोल रहे हैं? तो माननीय भूपेश बघेल जी को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता ऐसा सोच रहे हैं। क्या वो सभी स्लीपर सेल में? अगर वो स्पष्ट कर देंगे तो कार्यकर्ताओं को संतोष होगा। अभी तक बघेल पर विरोधी नेताओं के हमले का पार्टी बचाव करती थी। बघेल के लिए ढाल बन रहे यही नेता अब उनके खिलाफ तलवार की भूमिका अख्तियार कर चुके हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र दाऊ ने राजनांदगांव में मंच से बघेल को जमकर खरी खोटी सुनाई। उसी राजनांदगांव में जहां से भूपेश बघेल कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार हैं। तो राजनांदगांव की जनता जानती है, राजनांदगांव के कार्यकर्ता जानते हैं कि मैं स्लीपर सेल हूँ या नहीं। लेकिन ये जरूर मैं जानता हूँ, हम 5 सालों में देखा है, जो छुपे हुए जो लोग इनके हैं, मुझको लगता है स्लीपर सेल की परिभाषा वही है। लेकिन आपके माध्यम से फिर ये कह रहा हूँ, मैं वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जब हम चुनाव लड़ने आते हैं तो हमको इतना अहंकार नहीं करना चाहिए, अपनी भाषाओं को संयमित रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए। बात सिर्फ एक नेता के आरोप लगाने की होती तब भी मामला काबू में था, लेकिन कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस नेता रहे अरुण सिसोदिया एक कदम और आगे बढ़कर बघेल पर पैसों के बंदरबाट का आरोप लगा रहे हैं। तो ये जांच का और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पसीने के पैसे का हिसाब मांगने की जिम्मेदारी हर कार्यकर्ता की है, इसलिए मैंने वो हिसाब मांगा। आज से 1.5-2 महीना पहले ये सारे अखबारों में, बड़े अखबारों में भी छपा था कि इस तरह का एक एग्रीमेंट करके भुगतान किया गया। एक बार फिर सुनिए बघेल का वो बयान जिस पर पूरा बवाल मचा हुआ है। ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। चुनावी साल और बघेल के बयान पर बवाल।
ये राजनांदगांव से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी भूपेश के लिए मुसीबत का सबब है। उससे कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए है, जो विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद लोकसभा चुनाव में अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और होली के बाद उत्तर प्रदेश के रण में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का जमघट लगने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक, जेपी नड्डा से लेकर सीएम योगी तक चुनावी रैली और रोड शो करने वाले हैं, जिसके लिए 40 विभागों की स्पेशल टीम का गठन किया गया है, जो यूपी में 300 से ज्यादा रैली और चुनावी जनसभा की तैयारियों में जुट गए हैं। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि कहां किसकी कितनी रैलियां होने वाली हैं। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक चुनावी बिसात बिछ चुकी है। हर सीट पर जातीय सामाजिक समीकरण सेट हो चुका है और उस अभियान को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे लाभार्थी वर्ग को साधा जा सके, गरीब किसान नौजवान को जोड़ा जा सके। अब इसके लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक यूपी में मिशन 80 को पाने के लिए चुनावी मंच से उद्घोष करने वाले हैं। यूपी में बीजेपी के बड़े बड़े नेता 300 से ज्यादा रैली और रोड शो करेंगे। पीएम मोदी भी कई चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह भी चुनावी मैदान में नजर आएंगे, तो वहीं सभी 80 सीटों पर सीएम योगी हुंकार भरेंगे और दोनों डिप्टी सीएम भी जनसभा करते नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश में चुनावी जनसभा और रैली के लिए बीजेपी ने 45 स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार की है, जो पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक और अवध से बुंदेलखंड तक 300 से ज्यादा चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक कमेटी का भी गठन किया है। 40 सदस्यीय कमेटी है और इसमें जिम्मेदारी दी गई है जो तमाम रैलियां होनी है बड़े नेताओं की, और उसके अलावा जो स्टार प्रचारक हैं उनकी भी सूची बीजेपी के प्रदेश संगठन ने तैयार कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड है और 300 से ज्यादा रैलियों और सभाओं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से कराई जाएंगी। यह 300 से ज्यादा रैलियां और सभाएं उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा की सीटों पर होंगी। होली के बाद यूपी में बड़े नेताओं की रैलियां और जनसभाएं शुरू हो जाएंगी। सीएम योगी की यूपी में हर लोकसभा सीट पर रैलियां कराने की तैयारी है, यानी कि योगी आदित्यनाथ की 80 से ज्यादा रैलियां होंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम दिग्गज नेता रैलियां करते दिखाई देंगे और उन मुद्दों को जनता के सामने रखेंगे जिसकी गारंटी पीएम मोदी दे चुके हैं। यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था, जीरो टॉलरेंस की नीति, माफियाओं पर एक्शन, यूपी में रोजगार की बहार, गरीबों को मुफ्त में अनाज, किसानों का बिजली बिल माफ और यूपी में निवेश क्रांति, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसके दम पर बीजेपी 80 में से 80 का दावा कर रही है और हर वर्ग हर समुदाय को साधने की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आगामी रैलियों के विषय में एक बात ये जरूर है कि रैलियों के लिए क्षेत्र से जो डिमांड के साथ साथ हमारे जो बड़े नेता हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री, आदरणीय रक्षा मंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, दोनों डिप्टी सीएम, इनकी रैलियां जगह जगह से मांगी जाएंगी। उस रैलियों को कराने का पूरा काम चुनाव प्रबंधन का। तो दूसरी तरफ सीएम योगी खुद जनता को वोट की कीमत बता रहे हैं और पिछली और अब की सरकार में फर्क बता रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे सरकार बदलती, आपके वोट की कीमत क्या होनी है? ये वोट की कीमत है भाइयों, एक वोट की कीमत बेटी की सुरक्षा भी कर देता है और व्यापारी की सुरक्षा भी करा देता है। एक वोट नया उद्योग लगाने में भी सहायक होता है और नौजवान की आजीविका का भी माध्यम बनता है। एक वोट आपकी आस्था को भी सम्मान देता है, अयोध्या में रामलला को भी विराजमान कर देता है। यही है वोट की कीमत। और नहीं तो बेटी भी पिछली सरकारों में सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी भी सुरक्षित नहीं था, गरीबों के हक पर डकैती बढ़ती थी, विकास की योजनाएं माफिया चट कर जाते थे, आस्था के नाम पर खिलवाड़ होता था और राम का नाम लो
तो लाठी और गोली चल जाती थी। यानी यूपी का चुनावी मैदान सज चुका है। अब इंतजार पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी की चुनावी जनसभा का है। जब 80 सीटों को साधने के लिए तरकस से तीर छूटेंगे तो निशाने पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरों में आगे बढ़ते हुए, जेल में बंद आजम खान क्या यूपी में मुस्लिम वोट की सियासत का केंद्र बिंदु बन गए हैं? क्योंकि चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव को आजम खान की याद आने लगी है और फिर रामपुर में प्रत्याशी के ऐलान से पहले वो आजम खान से मिलने सीतापुर जेल भी चले गए। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी 19% वोट बैंक को साधने के लिए अब नया समीकरण तैयार कर रही है। दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। क्या उत्तर प्रदेश में 19% वोट बैंक को साधने के लिए सियासी जंग शुरू हो चुकी है? क्योंकि मुस्लिमों की सियासत का सेंटर रहे आजम खान के दरवाजे पर अब अखिलेश यादव दस्तक दे रहे हैं। जेल में उन सीटों का समीकरण फिट कर रहे हैं जिस पर कभी आजम खान का एक शब्द राज हुआ करता था। और यही वजह है कि रामपुर और मुरादाबाद में कैंडिडेट उतारने के लिए अखिलेश यादव आजम से सलाह मशवरा करने पहुँच गए। अदालतों ने आजम खान को भले ही कई मामलों में दोषी करार दे दिया हो, लेकिन जनता की अदालत में जाने के लिए अब भी समाजवादी पार्टी को आजम खान की दरकार है। लिहाजा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आजम खान से सीतापुर जेल में मुलाकात की है। जिस सीट पर कभी आजम खान का कब्जा था, जहां मोदी लहर में भी आजम अपना किला बचाने में कामयाब रहे, जब उस सीट पर अखिलेश यादव को कैंडिडेट सेलेक्ट करने में परेशानी हुई तो वो आजम खान से मिलने सीतापुर जेल चले गए और आजम को मिली सजा पर सियासी बयानबाजी करने लगे। उनके साथ अन्याय लगातार हो रहा है। ये भी इनह्यूमन एक्टिविटी है सरकार की कि वो परिवार एक साथ नहीं है। जब परिवार को सजा मिली है और कहीं ऐसा आपको देखने को नहीं मिला होगा कि परिवार के लोगों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा हो। कम से कम सरकार को ये दृष्टिकोण तो रखना चाहिए कि परिवार एक साथ रहे। जब इतनी तकलीफ और परेशानी में हैं, क्या सरकार यही तकलीफ परेशानी देना चाहती है? अपने सख्त तेवर और ज्वलंत बयानों से सियासत की रंगत बदलने वाले आजम खान इस समय खामोश है, सलाखों के पीछे है। आजम भले सियासी तौर पर सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन यूपी की सियासी फिजा में इस समय वो खुद एक मुद्दा बने हुए हैं। खासकर उनके फिर जेल जाने के बाद मुस्लिम वोट के सियासत की धुरी उनके आसपास घूम रही है। क्योंकि यूपी में लोकसभा की मुस्लिम सीटों की बात करें तो 40 से 50% मुस्लिम आबादी वाली 6 सीटें हैं, 30 से 40% मुस्लिम आबादी वाली 12 सीटें हैं, 20 से 30% मुस्लिम आबादी वाली 18 सीटें हैं और 80 से 36 सीटों पर 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। यानी एक तरफ आजम खान के सहारे अखिलेश यादव दर्द में दवा तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी अल्पसंख्यकों को साधने के लिए अब नई रणनीति तैयार कर चुकी है। बीजेपी ने बूथ स्तर पर बनी कमेटी में अल्पसंख्यक समाज के लाभार्थी वर्ग को तैनात किया है। यूपी में लगभग 1,65,000 अल्पसंख्यक वर्ग से नेताओं को बूथ कमेटी में जगह दी गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारी कर रही है और यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 1,65,000 बूथों पर अल्पसंख्यक समाज के जो तमाम लोग हैं और खासकर वो लाभार्थी वर्ग से आते हैं, ऐसे लोगों को तैनात किया है। यानी उत्तर प्रदेश में मिशन 80 के लिए जहां बीजेपी अल्पसंख्यक समाज के लाभार्थी वर्ग को संदेश देने की कोशिश कर रही है, तो अखिलेश यादव मुस्लिम वोट बैंक के लिए आजम खान को ट्रम्प कार्ड की तरह पेश करने की कोशिश में है, ताकि 19% वोट बैंक पर पकड़ बनाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में मतदाता के जोश के हाई होने के बाद अब प्रदेश के लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग बेहतर नतीजे देने की तैयारी में है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? इस रिपोर्ट में समझिए।
मतदान प्रतिशत में कैसे हो सुधार? चुनाव आयोग कर रहा गंभीर सोच विचार। आओ मिलकर अलख जगाएं, चुनी हुई सरकार बनाएं। देश में चुनाव का बिगुल बज चुका है, मतदान की तारीखें भी सामने आ गई हैं। ऐसे में एक और जहां विभिन्न दलों के प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुट गए हैं, वहीं चुनाव आयोग भी सबसे बड़ी चुनौती से जूझने में जुट गया है। चुनौती ये कि मतदान प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए, मतदान में लोगों की अधिकतम भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए। दरअसल केंद्रीय चुनाव आयोग ने 2019 में हुए पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश के मतदान प्रतिशत को इस बार बढ़ाने के लक्ष्य को एक चुनौती के रूप में लिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 91 करोड़ मतदाता थे, जिनमें से लगभग 30 करोड़ लोगों ने अपना वोट नहीं डाला था। उस चुनाव में देश भर का मतदान प्रतिशत 67.4% था। 2018 के विधानसभा चुनाव में 75% मतदान के मुकाबले जब लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 66 पर लुढ़का, जिससे सबक लेते हुए निर्वाचन आयोग ने इस बार ऐसी खास सीटों को चिन्हित किया है जहां कम मतदान हो रहा है। प्रदेश के ओवरऑल मतदान को कम करने में 25 में से 9 सीटों का निर्णायक योगदान रहा। इन 9 सीटों पर मतदान प्रतिशत 65% से भी कम रहा है। करौली, धौलपुर, भरतपुर, बीकानेर में 60% से कम था मतदान। उसमें जो पंचायत चुनाव में जैसे आप देखते हैं कि और अधिक आता है 90%। विधानसभा में हम लोग 76 पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। लोकसभा में इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए म्हारो राजस्थान रविंद्र के साथ। नमस्कार।